हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। यानी कि आगे बढ़ने का एकमात्र जरिया क्या है? शुरुआत करना, राइट? आप सोच के तो आगे बढ़ने नहीं वाले, सोच के तो आप सफल नहीं होने वाले, ख्यालों की पुलाव बना के तो हम लाइफ में कहीं किसी मुकाम पे पहुंचने नहीं वाले, राइट? तो आगे बढ़ने का बेहतर तरीका क्या है कि आप जरा मेहनत कीजिए, जरा शुरुआत कीजिए, तो आगे आप जरूर बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। The International Monetary Fund's report that pointed to the likelihood of economic gains of artificial intelligence, बोल रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है जिसने की इशारा किया है, पॉइंट आउट किया है, यानी कि संकेत दिए हैं किस चीज के? लाइकलीहुड। लाइकलीहुड मतलब संभावना किस चीज के? इकोनॉमिक गेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन से इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी में फायदा हो रहा है। आउटवेइंग द इन्वायरमेंटल कॉस्ट, ये जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हमारे एनवायरमेंट को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है उससे। ऑफ द इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड दैट द AI डेटा सेंटर्स विल रिक्वायर। क्यों एनवायरमेंट को कैसे कीमत चुकानी पड़ेगी? क्योंकि जितना ज्यादा AI डेटा सेंटर्स बनेंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो फिर हमारे को जो एनवायरमेंट को नुकसानदायक पदार्थ हैं, जैसे कि हो सकता है पेट्रोलियम, हो सकता है कोल, इन सब चीजों से एनर्जी जो जनरेट करनी है वो पड़ेगी, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान होगा। ठीक है, विल रिक्वायर इज रीअश्योरिंग, जो इसको चलाने के लिए आवश्यक होगा वो रीअश्योरिंग है, यानी कि आश्वस्त करने वाला है, इनकरेजिंग करने वाला है। इट अंडरस्कोर्स, ये हाईलाइट करता है दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इज नॉट फंडामेंटली एट ऑड्स विद द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू परस्यू सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अक्रॉस द बोर्ड। बोल रहे हैं कि ये हाईलाइट करता है, जोर देता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में, ये फंडामेंटली मूल रूप से इज नॉट फंडामेंटली एट ऑड्स मतलब विरोध करना, यानी कि ये जो हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हैं उनका विरोध में नहीं है। जो दुनिया भर का एक नजरिया है कि हमारे को ग्रोथ के लिए ये रिक्वायरमेंट है, उससे विपरीत नहीं है, उसके अगेंस्ट में नहीं है। Countries that are better prepared with renewable energy generation are bound to see a lower social and environmental cost to pursue their AI ambition। वो देश जो कि बेहतर तैयार है किस चीज के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए। आर बाउंड टू सी यानी कि वो देखेंगे किस चीज को? लोअर सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट की। इसका जो समाज के ऊपर कीमत, समाज को जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो एनवायरमेंट को कीमत चुकानी पड़ेगी, वो बहुत कम है अगर वो AI एम्बिशंस को परस्यू करना चाहते हैं, उनको उनको हासिल करने का प्रयास करना चाहते हैं। यानी कि ओवरऑल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बोला है कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करना है तो इसका जरूरी नहीं है कि आपके एनवायरमेंट के ऊपर इसका कॉस्ट पड़ेगा, आपके एनवायरमेंट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो शायद एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं है। India's AI infrastructure, at least the part of it that the government is indirectly funding through the India AI mission। बोल रहे हैं हिंदुस्तान का जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम से कम वो हिस्सा जिसको कि सरकार इनडायरेक्टली फंड प्रोवाइड कर रही है इंडिया AI मिशन के तहत, does not rise to the level of weighing at a macro level on the nation's energy mix। बोल रहे हैं वो इतना हाई नहीं गया है, इतने ऊंचे स्तर तक नहीं गया है कि उसको वे किया जाए, उसका प्रभाव जो है मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर देश के एनर्जी यूटिलिटी के ऊपर पड़े। यानी कि कितना देश हमारा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर हमारे AI इंफ्रास्ट्रक्चर का भार पड़े, इतने लेवल तक वो भी नहीं पहुंचा है। Still, the need for pursuing renewable specifically for AI is necessary to follow। फिर भी जो ज़रूरत है कि हमें AI के लिए तो खास तौर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ट्रांजिशन करना चाहिए, ये हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। दिस इज ऑलरेडी इन सेंस द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू इशू। बोल रहे हैं ये ऑलरेडी सरकार के भी दिमाग में, उसके भी अप्रोच में है, जो कि उनने इशू किया। आउटलाइंड एट द AI एक्शन समिट इन पेरिस अर्लियर दिस ईयर, जो कि उन्होंने AI एक्शन समिट पेरिस में जो हुआ उसमें कहा, ठीक है, उसमें रेखांकित किया, आउटलाइन किया, यानी कि उसका ब्लूप्रिंट बताया। While
AI is not the sole industry where a push for renewable energy, बोल रहे हैं कि AI केवल इकलौती ऐसी सोल मतलब इकलौती ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे पुश प्रोत्साहन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दिया जा रहा है एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए दिया जा रहा है इज इम्पॉर्टेंट. The sector nevertheless offers itself up for two main reasons. बोल रहे हैं ये जो सेक्टर है ये फिर भी अपने आप को ऑफर कर रहा है दो मुख्य कारणों की वजह से. द फर्स्ट इज शेयर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहला है कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम किया जाएगा वो दैट इट इज सेट टू कंज्यूम, जो ये कंज्यूम करेगा. द IMF रिपोर्ट्स इंडिकेट्स दैट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, IMF की रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में US में द सिंगल लार्जेस्ट होम फॉर AI कंप्यूटर कैपेसिटी ग्लोबली, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा AI कंप्यूटिंग कैपेसिटी का एक जगह है. AI expansion alone could increase electricity prices by up to 9%. AI expansion उसके AI expansion की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो 9% से बढ़ सकता है. एडिंग टू प्राइस प्रेशर्स कमिंग फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज, और फिर साथ ही साथ जो है बहुत अलग अलग सोर्सेज की तरफ से भी प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आएगा. एज सच renewable energy could play a major role in cushioning against a multi-fold rise in emissions that conventional energy sources would likely entail. तो ऐसे में renewable energy जो है वो एक बड़ा अहम योगदान कर सकती है, दे सकती है कुशन करने में. कुशन करना यानी कि प्रोटेक्ट करना, किसी चीज के प्रभाव को कम करने में. मल्टीफोल्ड मतलब जो कई गुना राइज होगा, बढ़ोतरी होगी एमिशंस में, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होंगी अगर आप जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो फिर वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होंगी, ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी उनकी, क्योंकि बोल रहे हैं कि 9% जो है इंक्रीज हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ेगा. तो ऐसे में अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर ट्रांजिशन कर लिया तो आपका एनवायरनमेंट के ऊपर जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा. दैट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वुड लाइकली एंटेल, जो कि कन्वेंशनल जो हमारे पारंपरिक एनर्जी सोर्सेज है उनके माध्यम से होगा वो शायद कम किया जा सकता है. The second is the data centers lend themselves uniquely to captive renewable infrastructure. दूसरा कारण ये है कि जो AI डेटा सेंटर्स हैं वो खुद को क्या करते हैं, लेंड करते हैं यानी तो वो खुद को देते हैं क्या, यूनिकली, बड़ा ही यूनिक एक कैप्टिव रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका मतलब क्या है कैप्टिव रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि लोकलाइज्ड आपको एनर्जी सोर्स से पावर मिल सकता है. लोकल जगह से, आपको जरूरी नहीं है आपको सेंट्रल ग्रिड से ही पावर लेना है, आप लोकल भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी कि आप सोलर पैनल लगा के या विंड मिल छोटी सी लगा के, या फिर बेसिकली तो सोलर पैनल ही लगाए जाते हैं घरों में, उसके माध्यम से भी आपका AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चल सकता है. Some Indian firms have already made moves to purchase renewable energy. कुछ हिंदुस्तानी कंपनीज ने ऑलरेडी कदम उठाए हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज करेंगे. एंड द hundreds of acres that data centers occupy are ripe for complementing equipment with solar cells. और जो कई हजार एकड़ का डेटा सेंटर जो जगह लेगा उसको राइप करना यानी कि तैयार किया जाएगा फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग यानी कि कंप्लीट करना, किसी चीज को कंप्लीट करना, उन इक्विपमेंट को सोलर सेल्स के माध्यम से. यानी कि जो भी यहाँ पे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे उनको सोलर सेल्स के माध्यम से एनर्जाइज किया जाएगा. न्यूक्लियर एनर्जी में ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ वेलकम कॉन्ट्रीब्यूशन. ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी भी एक स्वागत करने योग्य कदम हो सकता है. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाना एट एमर्जिंग डेटा सेंटर्स, जो उभरते हुए डेटा सेंटर्स के क्लस्टर्स हैं वहां पे, इन कंजंक्शन विद अनदर रिन्यूएबल सोर्सेस, किसके साथ में मिलके, दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेस के साथ में मिलके, वुड एवर्ट अ साइजेबल क्वांटिटी ऑफ एमिशन. तो इससे क्या होएगा, एवर्ट किया जाएगा. एवर्ट करना यानी कि रोकना, एक बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में किसका एमिशन जो होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको रोका जा सकता है इन माध्यम से. यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी और साथ में दूसरे कुछ रिन्यूएबल सोर्सेस, तो इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो सकती थी इतने सारे AI सेंटर्स के लिए वो कम हो जाएंगी. ठीक है.
Electricity use is not the only environmental footprint that the AI age will leave behind. तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है केवल और केवल इकलौता एनवायरमेंटल फुटप्रिंट नहीं है, प्रभाव नहीं है जो एआई की जो ये दुनिया है वो पीछे छोड़ने वाली है. द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स लार्ज स्केल माइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड वाटर यूज. इस टेक्नोलॉजी को बहुत बड़े पैमाने पे मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए माइनिंग की जाएगी, और पानी की भी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए ड्रिलिंग वगैरह की जाएगी. And produces effluence in the manufacturing of the electronic supply chain. और जब यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, सेमीकंडक्टर चिप्स का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, आगे इसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसके अंदर भी तो कार्बन एमिट हो रहा है. ठीक है, सप्लाई चेन के किसी भी हिस्से में कुछ भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में एफ्लुएंस यानी कि पोल्यूटेंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. एज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इज अनदर स्पेस दैट इंडिया एस्पायर्स टू ग्रो इन. अब क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो सप्लाई चेन है उसके अंदर एंटर करना चाहता है, जिसके लिए हिंदुस्तान ने काफ़ी हद तक कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं यूएस के साथ में, कुछ नीदरलैंड की कंपनीज के साथ में. तो वो चाहते हैं कि हमारे देश की जो स्पेस है उसको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसके माध्यम से वो भी जो मेन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बन पाए. तो ऐसे में अब जब हम एस्पायर कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं, हमारा सपना है कि हम इस फील्ड में जाएं, तो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमें भी फिर वाटर रिक्वायरमेंट रहेगा, हमें भी फिर मिनरल माइनिंग करना पड़ेगा, या तो फिर मिनरल बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या फिर अपने देश में मिनरल माइनिंग करना पड़ेगा, जो कि हमारे एरिया में पॉल्यूशन को बढ़ावा दे सकता है. ठीक है, और इसके अलावा जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें भी हमें पता चल गया कि कार्बन एमिट होगा, जिससे कि हमारे देश में क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा. ठीक है, और आपको पता है अभी ईयू के देशों ने कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा को रोकने के लिए जो कार्बन टैक्सेस लगा रहे हैं. ठीक है, तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा साइमल्टेनियसली. हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमारी आम जनता जो है परेशान हो. ठीक है, वो प्रभाव में आए. ऑलरेडी गर्मी इतनी हो रही है अप्रैल के महीने में, ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है ये सब. तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है एक और पहलू है, एक और ऐसा फील्ड है जहां पे हिंदुस्तान ग्रोथ करना चाहता है. दीज अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी परस्यूड इन दिस एरिया टू. तो ऐसे जो मौके हैं वो इस एरिया में भी परस्यू करने चाहिए, इनका पीछा करना चाहिए. India's net zero target for 2070 will demand a scaling down of conventional sources of emission. हिंदुस्तान ने खुद को टारगेट दिया है कि वो 2070 तक अपना जो कार्बन एमिशन है उसको नेट जीरो कर देगा. ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ से जीरो कार्बन एमिशन होगा. लेकिन कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हमें स्केल डाउन करना पड़ेगा, यानी कि धीरे धीरे कम करना पड़ेगा. ठीक है, घटाना पड़ेगा. एंड managing the rise of industries that are poised to expand their share of global energy consumption. और हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा जो कि poised to यानी कि तैयार हैं विस्तार करने के लिए कि ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन में अपना जो शेयर है उसको विस्तार करने में जो कंपनीज तैयार है उनको मैनेज करना पड़ेगा यानी कि उनके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा. ठीक है, बढ़ावा नहीं देना, नियंत्रण करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हमारी इकोनॉमी को फायदा होने वाला है वो हमारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट से बढ़कर है. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमारे इन्वायरमेंट को ज़रूरी नुकसान उठाना ही पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम एआई डेटा सेंटर्स को रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से एनर्जाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा. अदरवाइज अगर हम इस ट्रांजिशन को नहीं अपनाएंगे, इस ट्रांजिशन की तरफ नहीं देखेंगे, तो कार्बन एमिशन बहुत बहुत मेनी फोल्ड मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत गुना बढ़ जाएगा. ठीक है, जो कि हम अगर सोच रहे हैं कि आज से 50 या 60 साल बाद जाके हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय होगी, तो जब मल्टीफोल्ड कार्बन एमिशन बढ़ेगा तो 50-60 साल का जो दायरा है वो कम हो सकता है, ड्यूरेशन कम हो सकता है. ठीक है, तो ये सजेशन दिए गए कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना पड़ेगा.
और बताया गया कि सिर्फ एआई जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे है कि एआई टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कुछ माइनिंग, ड्रिलिंग वगैरह, वाटर कंजम्पशन, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब हिंदुस्तान और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, और हिंदुस्तान भी उस दिशा में खुद को उसके अंदर डालना चाहता है, सप्लाई चेन के अंदर, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करे और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत हद तक संभावना है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, और हमने खुद को जो, हमें जो टारगेट मिला है 2070 तक नेट जीरो अपना कार्बन एमिशन करने का, हम उस दिशा में आगे बढ़े, तो उसके लिए बहुत हद तक ज़रूरी है कि हमें कंपनीज को भी प्रेरित करना पड़ेगा कि आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाइए, और खुद को भी हमें उसी दिशा में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी, वाई इज रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट फॉर एआई डेटा सेंटर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे फॉर एआई डेटा सेंटर्स, तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमारा एनर्जी प्रोडक्शन यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनके माध्यम से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, पहली बात तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, पोल्यूशन भी बढ़ेगा, दोनों ही चीज़ें हमें नुकसान देंगी। ठीक है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डेटा सेंटर्स, इनकरेक्ट है। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एमिशंस फ्रॉम इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है वो कम हो जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What additional environmental impact of AI development are mentioned beside electricity use? इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और क्या कार्बन और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पर्यावरण के ऊपर? माइनिंग बढ़ेगी। ठीक है, मिनरल्स की माइनिंग बढ़ेगी, पानी संसाधनों का, पानी से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उनका यूज बढ़ेगा। लार्ज स्केल माइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड वाटर यूज, करेक्ट है। इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, इनकरेक्ट। अगर हम नॉन रिन्यूएबल पर अटके रहते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स का एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बट पैसेज में इसके बारे में मेंशन नहीं किया है, ये एक संभावना है, अगर मगर वाली स्थिति है। ठीक है, इंक्रीज इन स्पेस डेब्रिज, इनकरेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to IMF report, by how much could AI expansion alone potentially increase electricity prices in the United States? 9%। 9% से यूनाइटेड स्टेट्स में बिजली के दामें बढ़ जाएंगी अगर AI का विस्तार होता है और ज्यादा तो। ठीक है, तो 5%, 7, 11 नहीं, 9%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की? पैसेज में देखो इस चीज को स्वीकार किया गया कि अगर एआई का विस्तार आगे होता है तो पोल्यूशन बढ़ेगा, एआई का विस्तार आगे होता है तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन समाधान के तौर पे बताया गया कि एआई का अगर विस्तार होता है तो एआई के जो भी डेटा सेंटर हैं, जो भी क्लस्टर्स हैं, उनको एनर्जाइज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से भी फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो हमें विस्तार करने में डर नहीं लगेगा। विस्तार करने में डर नहीं लगेगा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो यानी कि ये ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे समस्या तो बताएगी लेकिन समाधान भी साथ में बता दिया गया। सो अलार्मिस्ट, चिंताजनक है नहीं। अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ स्विच नहीं करते हैं तो जरूर चिंताजनक है, बट अदरवाइज चिंताजनक नहीं है। इनडिफरेंट, इनकरेक्ट है। क्रिटिकल, इनकरेक्ट है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? हमें ग्रोथ भी चाहिए, साथ साथ में हम चाहते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी परेशानी ना आए, हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ एआई। ठीक है, The danger of AI on economic stability, incorrect है। India's failure to invest in AI infrastructure, incorrect है। Balancing AI growth with sustainable energy needs, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके का फुल 24 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर में हमारा ऐप अवेलेबल है, आप ऐप डाउनलोड करके भी उससे, उसके माध्यम से हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट एंड क्वेरी यू हैव रिगार्डिंग द कोर्स परचेज, और इफ यू आर फीलिंग यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट, तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।